Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology। आप विद्यार्थियों ने जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे उन्हें ज्ञात होगा कि हम पिछले कुछ समय से इमाइल दुर्खिम का जो सैद्धांतिक योगदान है समाजशास्त्र को उसकी चर्चा करते रहे हैं और आपके सिलेबस में जो अलग अलग सिद्धांत हैं इमाइल दुर्खिम के उनकी हमने चर्चा की है। तो आज हम अब उस स्टेज पर आ गए हैं जहां हम जो दुर्खिम का समाजशास्त्रीय योगदान है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं और आज हम यही करने का प्रयास करेंगे। दुर्खिम के विभिन्न सिद्धांतों को लेकर के, दुर्खिम के समाजशास्त्र को लेकर के आलोचकों ने जो विचार रखे हैं, हम उन विचारों की रोशनी में एक बार दुर्खिम के सिद्धांतों की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इस एनालिसिस का, इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, जो सबसे पहली आलोचना दुर्खिम की जाती है वह है दुर्खिम इज एक्यूज्ड ऑफ सोसाइटल डिटर्मिनिज्म, यानी दुर्खिम की जो सामाजिक निर्धारणवाद है उसको लेकर के आलोचना की जाती है। आप सभी जानते हैं कि दुर्खिम का जो समाजशास्त्र है उसके केंद्र में जो मुख्य विचार है वह यह है कि समाज सर्वोपरि है, समाज मुख्य निर्धारक तत्व है, समाज ही व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, समाज ही व्यक्ति पर दबाव बनाता है और उसे अपने अनुकूल बनाता है। तो समाज में व्यक्ति गौण है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। दुर्खिम के अनुसार जो भी महत्व है वह समाज का ही है और इस विचार से जो उनके आलोचक हैं वो सहमत नहीं हैं। आलोचकों का ये कहना है कि ये सही है कि समाज महत्वपूर्ण है, समाज शक्तिशाली है, समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है, समाज व्यक्ति पर दबाव बनाता है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि व्यक्ति भी समाज को प्रभावित करता है। तो ये जो आदान प्रदान है ये पारस्परिक है, समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है। अगर हम इतिहास में देखें तो ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं, ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिन्होंने समाज को बदला है, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है, जिसने प्रथाओं और परंपराओं पर सवाल खड़े किए हैं, तो एक नया विचार समाज को दिया है, एक नए विचार को आगे बढ़ाया है। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि व्यक्ति जो है वह गौण है या व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और समाज के विश्लेषण में हमें व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देना चाहिए या उसके महत्व को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो दुर्खिम के समाजशास्त्र का जो आधारभूत विचार है उसको लेकर के भी जो आलोचक हैं वो सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद जो दूसरी आलोचना सिद्धांतकार करते हैं, आलोचक करते हैं, वह यह है कि ही इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज एब्सोल्यूट साइंटिज्म। तो जो दुर्खिम का विज्ञानवाद है उसको लेकर के भी उनकी आलोचना की जाती है। दुर्खिम का जोर इस बात पर था कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और उसकी जो पद्धति है वह वैज्ञानिक होनी चाहिए। और जब वो वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो वो बिल्कुल उसी पद्धति की बात करते हैं जो प्राकृतिक वैज्ञानिक जिस वैज्ञानिक पद्धति से प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं हूबहू बिल्कुल वैसे ही उसी पद्धति से समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक पद्धति की बात है, न प्राकृतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों की पद्धति बिल्कुल एक सी होनी चाहिए और हम उसी पद्धति से समाज का भी वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये जो विचार है वो ठीक नहीं है। जहाँ तक विज्ञान की बात है, ये ठीक है कि समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, इस बात को लेकर के तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि जो मेथडोलॉजी है, जो पद्धति है, वो अलग होनी चाहिए। और वो अलग क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि समाज जो है वह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से मिलकर बनता है और व्यक्ति जो है उनमें चेतना होती है, वे सामाजिक घटनाओं को अपने अर्थ देते हैं, वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, लगातार वो सामाजिक घटनाओं को समझते हैं अपने ढंग से, उनको अपने व्यक्तिनिष्ठ अर्थ देते हैं, अपना व्यक्तिगत अर्थ देते हैं और उसके आधार पर सामाजिक संबंधों का स्वरूप तय होता है। तो इसलिए जो उनके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल उन्हीं पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे
जो प्राकृतिक वैज्ञानिक करते हैं निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करने में, जो पदार्थों का अध्ययन करने में, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करने के लिए जिनमें कोई चेतना नहीं होती, उनके अध्ययन में के लिए प्रयोग में लाई गई जो पद्धतियां हैं, उनका उपयोग अगर हम समाज के संदर्भ में करने लगेंगे तो फिर हमारा जो अध्ययन होगा वो बहुत ही सतही होगा, बहुत ही सुपरफिशियल होगा। और जो उसके जो सामाजिक संबंधों के जो डायनेमिक्स हैं, जो उनके संबंधों के जो अंतर्निहित फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, हम उनको नहीं समझ पाएंगे और वो अध्ययन बहुत ही सतही होगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि दुर्खिम का ये जो विज्ञानवाद है, जिस तरह का विज्ञान वो हमारे सामने रखते हैं समाज का, वो समाज के विश्वसनीय और वैध अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो एक और कमी जो है दुर्खिम के विज्ञानवाद की या उनके जो उनका विचार है उसकी सामने रखते हैं। फिर जो अगली आलोचना दुर्खिम की जाती है वह यह है, द क्रिटिक्स फाइंड द कंप्लीट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ सोसाइटी ऑब्जेक्शनेबल। आपने पढ़ा था सामाजिक तथ्य का सिद्धांत पढ़ते समय कि दुर्खिम ने ये कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझना चाहिए। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो पदार्थ होता है, जो वस्तु होता है, उसका अपना एक भौतिक स्वरूप होता है और उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो हमारे विचारों से प्रभावित नहीं होता। हमारे उसके बारे में चाहे कोई भी विचार हो, उसका स्वरूप नहीं बदलता है। तो वह ये कहते थे कि अगर हमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो हमें समाज को भी एक वस्तु के समान समझ लेना चाहिए, ताकि हमारा अध्ययन हमारे विचारों से प्रभावित न हो। हम चाहे उसके बारे में कुछ भी सोचें, समाज का स्वरूप नहीं बदले, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रहे, और वह तब होगा जब हम उसे वस्तु के समान समझेंगे। तो फिर इस बात को लेकर के भी उनके आलोचक आलोचना करते हैं और वह ये कहते हैं कि समाज वस्तु नहीं हो सकता, समाज एक अमूर्त अवधारणा है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जटिल ताना बाना है जो अमूर्त है, जो मनुष्यों की चेतना में विद्यमान रहता है, वो कोई दी हुई वस्तु नहीं है। और इसलिए हम उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर करते हैं, उसका वस्तुकरण यदि करने की कोशिश करते हैं तो वह उचित नहीं होगा और यह संभव भी नहीं है। और इसलिए वे कहते हैं कि इतना ज़ोर देना वस्तुकरण पर, समाज को एक वस्तु के समान बना देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि समाज वस्तु नहीं हो सकता। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। फिर जो अगली आलोचना जो दुर्खिम की जाती है वो वेबर और जो नव समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार हैं उनके द्वारा एक और ऑब्जेक्शन जो किया जाता है वह यह है, वेबर एंड न्यू सोशियोलॉजिकल थियोरीज आर्ग्यू अगेंस्ट सोसाइटी बीइंग एन एब्सोल्यूट रियलिटी। अब आप लोगों को याद होगा कि दुर्खिम ने कहा था कि सोसाइटी इज़ अ रियलिटी सुई जेनरिस, अर्थात जो समाज है वो एक वास्तविकता है और एक विचित्र अद्भुत वास्तविकता है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मनुष्य की चेतना के बाहर जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे प्रकृति दी हुई है वैसे ही समाज भी दिया हुआ है, वो एक स्थिर एंटिटी है, एक समाज एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और वह मनुष्य की चेतना से परे उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और वह दी हुई है। लेकिन जो वेबर हैं और जो बाकी जो नव समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार हैं, चाहे वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हों, चाहे वह नृजाति पद्धति शास्त्री हों, तो जो नए नए पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं समाजशास्त्र में, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, समाज कोई दी हुई वस्तु नहीं है, समाज कोई दी हुई एंटिटी नहीं है। समाज जो है वह जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उनकी चेतना में निरंतर निर्मित होता है। तो समाज कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वो एक डायनेमिक चीज़ है और जिसका जो कोई मनुष्य की चेतना से परे नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की चेतना में ही निरंतर निर्मित होता रहता है। मनुष्य अंतर्क्रिया करते हैं, वे एक दूसरे की अंतर्क्रियाओं को अपने व्यक्तिनिष्ठ अर्थ देते हैं, वह दशा को, घटना को अपनी तरह से समझते हैं, उसको अपना एक अर्थ देते हैं और उस अर्थ के आधार पर ही उनकी जो अंतर्क्रिया है और पारस्परिक जो संबंध है उनका स्वरूप निर्धारित होता है। तो ये सब मनुष्य की चेतना में विद्यमान रहता है, वह मनुष्य की चेतना से परे बाहर समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो समाज उस तरह की रियलिटी नहीं है जैसे कि प्रकृति है। और इसलिए ये जो
वेबर और अन्य नव सिद्धांतकार हैं, उनका इस बात को लेकर के दुर्खिम से असहमति है कि दुर्खिम समाज को एक रियलिटी कहते हैं जो कि दी हुई है, जो कि स्थिर है और जो अपनी एक अलग उसकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जिसकी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वास्तविकता है। तो जो दूसरे समाजशास्त्री हैं, जो नव सिद्धांतकार हैं, जो वेबर को मानते हैं, जो वेबर के फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, समाज दिया हुआ नहीं है, समाज व्यक्ति की चेतना में है और वह व्यक्ति की आपसी अंतर्क्रियाओं के द्वारा उसकी चेतना में ही निर्मित होता है। तो वह एक स्वतंत्र रियलिटी एक नहीं है, जैसा कि दुर्खिम कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दुर्खिम के पूरे समाजशास्त्र को, उनके जो समाजशास्त्र के आधारभूत विचार हैं, उनको उनके जो आलोचक हैं वो चैलेंज करते हैं। हम इस डिस्कशन को आगे के वीडियोस में भी जारी रखेंगे और देखेंगे और किन किन बातों को लेकर के दुर्खिम की आलोचना की गई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो सामग्री इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई वह उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।